नमस्कार। आपको आज का पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जेनपेक्ट के ग्लोबल लीडर ब्रजेश जी बता रहे हैं कि एआई से क्यों डरना नहीं है। जिस तरह से डर का माहौल चल रहा है कि एआई के कारण बहुत सारी नौकरियां जा सकती हैं या जा रही हैं, उस डर से आप निकलेंगे और आप किस तरह से एआई को अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए यूज कर सकते हैं अपने कैरियर में, अपने लाइफ में। आज का पॉडकास्ट ब्रजेश जी के साथ जरूर देखिए। नमस्कार। फिर अपने यूएस सीरीज में एक नए पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं और ये पर्सनालिटी हैं ब्रजेश झा जी। ब्रजेश झा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल लीडर हैं जिनपैक्ट में। लंबा अनुभव है। 28 साल पहले ये भारत से यूएसए आए हैं और आज हम लोग उन्हीं के स्टडी रूम में टेक्सास स्टेट के डैलस शहर में बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। और इनका डोमेन ऐसा डोमेन है जो आज चारों तरफ गूंज रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एआई। तो आज उनसे ही सुनते हैं उनकी जर्नी और उनकी थिंकिंग क्या है इस इंडस्ट्री, इस नए चैप्टर के बारे में। वेलकम ब्रजेश जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे कि आपकी जर्नी तकरीबन 28 साल पहले आपने इंडिया में स्टडी की, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर आप यूएस आए। और यूएस की जर्नी कैसे कैसे रही उसके बारे में एक ब्रीफ अगर बताएंगे तो हमें भी और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरी जर्नी जो कहते हैं बहुत अनयूजुअल नहीं है। हमारे जनरेशन के ज़्यादातर लोग जो लोग कंप्यूटर साइंस फील्ड में थे और अगर उनको कुछ कटिंग एज काम करने का शौक था तो जो अपॉर्चुनिटीज़ अर्ली 90s में इंडिया में थे उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे तो थोड़े लिमिटेड थे। और इनफैक्ट आजकल जिन कंपनीज़ के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं ये सब कंपनीज थी भी नहीं। इन्फोसिस, विप्रो वगैरह जो कंपनीज लेट 90s में जिनका ज़्यादा बोलबाला हुआ और फिर उसके बाद इंडिया का जो बूम है वो स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ अर्ली 90s में नहीं था। वेरी ट्रू। और हम लोग टाटाज के लिए काम करते थे और इनफैक्ट जो टॉप कस्टमर्स में हमारा नाम होता था। हाँ। अगर बड़े वेंडर्स जैसे ओरेकल या आईबीएम इंडिया में नहीं थी उस टाइम पर। और तो हम सारे वेंडर्स हमारे पास आते थे, हमें एज अ कस्टमर वैल्यू करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी जहाँ पे इनोवेशन होता है या जहाँ से एक्चुअली शुरुआत होती है वो है सिलिकॉन वैली में। तो मेरे जनरेशन के जितने लोग थे सब लोग इंडिया से यूएस आ चुके थे। तो हम लोगों का भी ऐसा ही था कि ठीक है, देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और इस तरह मैं और मेरी वाइफ हम लोग यहाँ आए और यहाँ आकर के फिर एक आध साल उसी फील्ड में जिसमें मैं इंडिया में काम करता था, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में था, आरडीबीएमएस कर्नल में। तो वो सब काम करने के बाद मैंने ओरेकल ज्वाइन किया। क्योंकि ओरेकल में जहाँ एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ था, जिस इनोवेशन को हम लोग यूज़ करते आए थे। तो ज्वाइन करने के बाद फिर समझ में आया कि कितनी गहराई है और क्या कारण है कि सिलिकॉन वैली इतना बड़ा हब बन चुका है जहाँ से सारे इनोवेटिव कंपनीज आ रहे हैं। और वो ज़माना था जब एप्पल अपने सबसे डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा था और स्टीव जॉब्स ने एप्पल को रिवाइव किया था उस टाइम पर। तो और .com एरा आने वाला था। तो उसमें वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई यूएस में। और फिर एक लंबे अंतराल में ओरेकल में प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस नहीं होता था। तो हम लोग कुछ लोग मिल करके हमने सर्विसेज, हम लोग वी वर द फाउंडिंग मेंबर्स। तो हम लोगों ने सर्विसेज बिजनेस की शुरुआत की वहाँ से और करीब 18 साल मैंने ओरेकल में काम किया, जिसमें उस बिज़नेस को ग्रो करते करते इवेंचुअली मैं नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस हेड बन गया। ग्रेट। और जिससे कि जितने फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं यूएस में, और मैं वर्ल्ड वाइड टेलीकॉम वर्टिकल का हेड भी था।
तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने टेलीकॉम कंपनीज थे उनसे भी मिलना हुआ, और जितने CIOs हमारे बायर्स थे उनके क्या चैलेंजेस हैं उनको समझना, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, टैलेंट को मैनेज करना, फाइनेंशियल P&L मैनेज करना, ये सब कुछ करने का एक्सपीरियंस हुआ। और लास्ट 7-8 इयर्स मैं जेनपैक्ट में हूँ, और जेनपैक्ट में एक बार फिर से मैंने कुछ बिजनेस वर्टिकल्स की शुरुआत की, और पिछले 2 साल से मैं डीपर इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा हूँ। तो पिछले 28 साल में जो मैं US में रहा हूँ, उसको कह सकते हैं कि 3 भाग में है। शुरुआती स्टेज बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, जिसमें कि टेक्निकल काम कर रहे थे हम लोग। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना और P&L को सेटअप करना, उसमें समय गया। और जो लास्ट 7-8 इयर्स है वो गया है प्राइमरली फोकस्ड ऑन जो मीडिया वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का कन्वर्जेंस हुआ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत फास्ट मूविंग फेज की शुरुआत है, और उस फास्ट मूविंग फेज के फर्स्ट चैप्टर में इस समय हम लोग बैठे हुए हैं। राइट। और आने वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। आप जैसे लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स के मुंह से ऐसी बातें सुन के तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग शायद वही एरा देख रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेट ने दुनिया को बदला था, शायद AI भी उसी तरह से दुनिया को एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। मगर AI को लेके भारत में तो बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इन द सेंस की कन्फ्यूजन है, डर भी है और एक्साइटमेंट भी है। आप तो वेटरन हैं यहाँ के, आप तो देख रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं। डरने की ज़रूरत है या एक्साइटमेंट की ज़रूरत है? उसके पीछे लगने की ज़रूरत है? क्या लगता है कैसे काम करने की ज़रूरत है? कहा जाता है कि हेल्दी डर जो है ना वो अच्छी बात है। ट्रू, वेरी करेक्ट। एंडी ग्रोव जो थे इंटेल के बहुत फेमस CEO, वो कहते थे कि बीइंग पैरानॉइड इज नॉट सच अ बैड थिंग। राइट। कहने का मतलब कि आप अगर कंफर्टेबल हो गए कि अरे जितना जानना है हम जान चुके हैं और नाउ लाइफ इज गुड, तो वहीं से पतन शुरू होता है यू आर किसी का। फिनिश्ड, वेरी ट्रू। तो अपने आप को कटिंग एज से कनेक्टेड रखना एंड टू बी अवेयर ऑफ वेयर द वर्ल्ड इज हेडेड, वो बड़ी अच्छी बात है। और वो अगर आपके अंदर थोड़ी फियर आ रही है, दैट मीन्स यू आर अवेयर। दैट मीन्स आप, जो पहला कदम है कि आप अपने आप को अवेयर रखें, तभी आपके अंदर एक हेल्दी फियर आया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कि अब अगर आप फियर को डोमिनेट करने देते हैं और एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटीज जो है उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं, तो वो फिर एक बैलेंस का इशू है। करेक्ट। तो आपको बैलेंस जो है वो रखना है उस तरफ कि ये चेंज जो है ये ट्रांसफॉर्मेटिव तो है, और ट्रांसफॉर्मेटिव कोई छोटा मोटा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आपने कहा, हम लोगों ने जब अपना करियर शुरुआत किया था तो कंप्यूटर्स, लोगों को लगता था कि ये तो अब सब काम कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे। करेक्ट। सेम कहानी अभी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। और जब आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, जब हम US आए थे तो उस ज़माने में किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप इंस्टेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। ट्रू, ट्रू। जब हम लोग शुरू में आए थे तो एक फ़ोन कॉल करने का मतलब है आप $1 पर मिनट के रेट पे आप कॉल करते बहुत हैं। ही बड़ा खर्च था उस वक्त के हाँ, हिसाब से। और मंथली खर्च का एक बड़ा चंक जो है वो इंडिया फ़ोन कॉल करने में जाता था। ट्रू। आज के दिन में मैं यहाँ हूँ, या मैं सिडनी में फ्लाइट कैच कर रहा हूँ, या कोई आपको यूरोप में किसी मीटिंग्स के बीच में आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और 3 लोग एक कॉमन चैट पर कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ बैठे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत लंबे सीरीज ऑफ इनोवेशंस हुए हैं, तब ये पॉसिबल हुआ है। ट्रू। और पॉसिबल तो हुआ ही है, साथ में आप एक्सपेक्टेशन की बात कीजिए। आपने अपने बच्चे को टेक्स्ट किया, और आप इंडिया में बैठे हैं, आपका बच्चा सिलिकॉन वैली में है, और दूसरा बच्चा जो है वो कहीं पर मुंबई में है, बेंगलोर में है, कहीं पर, और वहाँ से मैसेज कर रहा है, और तीनों में चल रहा है मैसेजिंग। और अगर आपको बच्चे का मैसेज तुरंत नहीं आता है तो आप कहते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, क्या हुआ, उसका मैसेज तो तुरंत आ जाता था।
आप ये तो नहीं सोचेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं काम कर रहा होगा, करेक्ट, शायद इंटरनेट डाउन हो गया होगा, ये तो आप सोच ही नहीं सकते, राइट? मान के चलने के आप सब मान कुछ। के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 डेकेड पहले हमारे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थे, लेटेंसी इतना ज्यादा होता था कि आप सोचते ही नहीं थे कि कोई रिस्पांस मुझे तुरंत देगा। करेक्ट, चिट्ठियों का दौर था वो तो। चिट्ठियों का दौर था, एक्चुअली मैं चिट्ठी भेजा करता था। करेक्ट, आज के दिन में आपके एक्सपेक्टेशंस वहां पहुंच चुके हैं कि आप यू डोंट इवन थिंक ट्वाइस, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्सपेक्टेशंस को चेंज करेगा। कहने का मतलब कि जिस रिसर्च को आप 5 दिन देते थे करने के लिए, उस रिसर्च को आपकी टीम विद इन सेकेंड्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सुपर कंप्यूटर उनके पास बैठा है, राइट। और जिस तरह कहते हैं कि एक बड़ा ही पावरफुल घोड़ा मिल गया है, आप उस घोड़े पर सवार होते हैं और उस घोड़े को कितना तेज दौड़ा सकते हैं वो आपके ऊपर है। घुड़सवार आप हैं, राइट। आप घोड़े से compete मत कीजिए। आप घोड़े के इतना तेज नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन आप घोड़े को दौड़ा सकते हैं जितनी तेजी आपको चाहिए। मैं जो समझूं आपकी बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को यूज करने वाला राइट पर्सन आप कैसे बने, इस पर फोकस करना चाहिए। उससे ना डरे ना उससे, उसको आप चैलेंजर बने उसके। हाँ, उससे चैलेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन चूंकि आपको दौड़ने की आदत है, और अगर अचानक ये घोड़ा आपके सामने आया और आप घोड़े से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसे compete करने की, तो आप नहीं जीत सकते, यू आर फिनिश्ड। और तब आपके अंदर डर जो है वो नेचुरल है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि नाउ द गेम हैज चेंज्ड, एवरीवन इज राइडिंग अ हॉर्स एंड हु कैन रन फास्टर यूजिंग अ हॉर्स, तो फिर ये अलग बात हो जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो कि रिसर्च और एनालिटिकल थॉट प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग्स की होती थी उनको वो सिमुलेट कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो सोच सकता है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह कॉन्वर्सेशन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह मल्टीपल सोर्सेज से डेटा गैदर करके उसको डिस्टिल करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। राइट। और ये करने के लिए जो इनोवेशंस उसके पीछे हैं, क्लाउड, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स, ये सभी कुछ जो है इन सब में जितना डेवलपमेंट हुआ पिछले डेकेड और 2 में, तो उन सारे इनोवेशंस की वजह से वो क्रिटिकल मास पहुंचा, जिससे कि अब हम लोग इतना पावरफुल ये टूल हमारे पास है और जो कि बड़ी तेजी से इवॉल्व कर रहा है। राइट। नवंबर 2022 में जो चैट जीपीटी आया था और आज के दिन में आप एआई एजेंट्स की बात करें तो एआई एजेंट्स जो है वो ह्यूमन वर्कर्स की जगह डिजिटल वर्कर्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और आप अपने आप को जैसा काम आप पहले करते थे आप वैसा ही करना चाहते हैं और आप उतने ही एनालिटिकली स्ट्रांग थे या आपकी डॉक्यूमेंट क्रिएशन एबिलिटीज उतनी ही अच्छी थी, तो आप ये सोचिए कि वो काम तो मैं पहले करता था, लेकिन अब मुझे वो काम खुद करने की जरूरत नहीं है। आई नाउ हैव अ को-पायलट और एन एआई एजेंट एट माय डिस्पोजल, जो कि उसी काम को मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है, फास्ट और अच्छा कर सकता है। एग्जैक्टली। वो आपका साथी के रूप में उसको आप इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि नए रोल्स इमर्ज होंगे, और जो नए रोल्स आएंगे वो इस असम्पशंस के साथ आएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डेमोक्रेटाइज्ड है, हर किसी के पास उसका एक्सेस है, हर कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल लैंग्वेज में कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, और डेटा क्रंचिंग जो है अगर वो सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है तो एआई एजेंट किसी भी काम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ऑटोमेट कर सकता है। अब जो नए रोल्स आएंगे उसमें आपको एथिक्स ऑफिसर्स की जरूरत होगी, जो कि एआई के डिप्लॉयमेंट में एथिकल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए आएंगे, या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब डिप्लॉय होता है प्रोडक्शन में तो ट्रेडिशनली उसको डेवऑप्स कहते थे और अब एमएल ऑप्स आ गया, एआई ऑप्स आ गया। तो एआई ऑप्स के जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक अलग टाइप के रोल्स हो गए। तो इस टाइप के जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी कि जो जिस लैंग्वेज में आप एआई से आउटपुट निकाल रहे हैं वो लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, उस लैंग्वेज को आप कितने बढ़िया से यूज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के जो नए रोल्स आ रहे हैं इन रोल्स के लिए लोग अपने आप को अगर प्रिपेयर करते हैं और ये समझते हैं कि
कल जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था, आज के दिन में वही ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है यूजिंग एआई। राइट। लेकिन ये नए रोल्स की तरफ जाना होगा, एंड दैट इज वेयर द फियर विल रिप्लेस एक्साइटमेंट। ब्रिजेश जी, एक प्रश्न मन में आ रहा है मेरे सुनते हुए, तो क्या एकेडमिया साइड जो है इसके लिए चीजों को प्रिपेयर कर रहा है क्या? अब इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाना होगा। राइट। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तो बिल्कुल चाहिए, और लोगों का जो एकेडमिक ग्रूमिंग होता था जिसमें वो एनालिटिकली सोच सकते थे, ट्रू। प्रॉब्लम्स को फ्रेम करना, ये एक बहुत बड़ी कला होती है। आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो हमेशा से सॉल्व किया गया है, तो फिर आपके पास वो प्रॉब्लम बचेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो मिसिंग है। तो एकेडमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, पहली बात कि लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया जाए, और सब्जेक्ट मैटर जो है वो इवॉल्व जितनी तेजी से कर रहा है उससे वो कैचअप करते रहे। दूसरा, ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग्स बनना सीखना होगा फिर से, क्योंकि जो ऑटोमेशन का दौर आने वाला है उसमें आप कितने ह्यूमन बीइंग हैं, यानी कि आप ह्यूमन कनेक्शंस, एम्पैथी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं जिनको कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे लिए सॉफ्ट स्किल्स की कोई कोर्सेस नहीं होती थी। हाँ, हमने लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी थोड़ा बहुत हमने एक आध कोर्स रहे होंगे, बट जो सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं जिनको लिबरल आर्ट्स कहते हैं, उनका एक बहुत मेजर चंक जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ आना चाहिए, और ये चीज जो एकेडेमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग नंबर 1, नंबर 2 लिबरल आर्ट्स इंट्रोडक्शन इनटू टेक्निकल करिकुलम, राइट, और नंबर 3 जो है वो है एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। करेक्ट। कि आप, इफ यू आर इवन 1 year behind where the market is, तो आज से 1 साल पहले अगर मैं आपसे एआई एजेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा होता तो आप कहते कुछ आप नई बात कर रहे हैं। हाँ, जानकारी बिल्कुल ही नहीं। हाँ, नई बात आप कर रहे हैं, कुछ है। और मैं अगर बोलता मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल तो आप कहते ये तो टर्म भी नहीं सुना है हमने। सही बात है। और आज के दिन में अगर किसी ने एआई को फॉलो किया है तो वो तुरंत बोलेंगे कि एआई एजेंटिक वर्कफोर्स जो है वो तो फ्यूचर है, और एक टाइप ऑफ एजेंट्स दूसरे टाइप ऑफ एजेंट्स में आपस में इंटरेक्ट कर पाए तो उनके लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इतनी तेजी से इवॉल्व हुआ है कि अगर एकेडेमिया जो है वो अपने आप को इनोवेशन के साथ नहीं चलाएगा तो फिर ये 1 साल के गैप में जो स्टूडेंट्स बाहर निकल के आएंगे उनको पता नहीं होगा क्या हो रहा है, उनके लिए परेशानी होगी। तो लेकिन जो कोर थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो लोग ऐसा ना सोचें कि अब प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। लोग ये ना सोचें कि मुझे एल्गोरिदम्स डेवलप करना और प्रोडक्शन में सिस्टम्स को रन करना और अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इस सब टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में अब नहीं सोचना होगा, तो वो गलत होगा। फाउंडेशंस तो बिल्कुल नीडेड हैं, और फाउंडेशंस को जितनी गहराई में लोग समझेंगे उतना ज़्यादा वो यूज़ कर पाएंगे एआई को। राइट। लेकिन साथ में दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग हु इज फार मोर एम्पैथेटिक टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, वो जो है वो एआई कभी नहीं कर सकेगा। और वही हमें जो चीज़ें हमें यूनिकली ह्यूमन बनाती हैं वो हमें बिल्कुल अपने पास रखनी चाहिए। और वो रूल भी करेगा वही, और रूल भी करेगा वो। ट्रू। एआई में तो सिलिकॉन वैली या पूरे यूएस की बात करें तो बहुत ही आगे है, निश्चित रूप से उसके कंप्लीट इनोवेशंस में भी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इम्प्लीमेंटेशन को बड़े पैमाने पे देख रहे हैं यूएस में भी और अपने देश भारत में भी। क्या स्थिति दिख रहा है भारत का इन पर्टिकुलर? इनोवेशंस तो बहुत नेग्लिजिबल है शायद जहां तक हम लोग जानते हैं एज ए लेमैन, मगर इम्प्लीमेंटेशन। मैं स्वभाव से ऑप्टिमिस्ट हूँ। जी नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैंने वो दौर भी देखा था जब
मुझे अब भी याद है कि मैं अर्ली 90s में ढूंढ रहा था कि इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। हाँ। और बहुत सारी कंपनीज के बैक ऑफिस होते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी कहने को एक ह्यूज नेटवर्क होता था अर्ली 90s में, उसके अलावा बहुत थे ही नहीं। और आज की दुनिया में मुझे जैसा लगता है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि फ्यूचर के जो गूगल, एप्पल, मेटा वगैरह हैं वो इंडिया से निकल के अरे आए। वंडरफुल, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। और इसके पीछे जो रीजन जो है वो ये कि पहले तो इकोसिस्टम चाहिए। आपको रिस्क टॉलरेंस हमारे ज़माने में नहीं था। करेक्ट। अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहता कि मैं अपनी टॉप कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके कोई स्टार्टअप करने की सोच रहा हूँ, तो वो कहते कि भाई तुमने तो अपना फ्यूचर अपने हाथों से गंवा बर्बाद दिया। कर दिया। वो आज नहीं है। आज के दौर में इंडिया में स्टार्टअप्स को पीपल डोंट फ्राउन अपॉन देम। नहीं, अब तो बहुत रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट है, एंड Respect है। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, यू आर हाँ। ट्राइंग टू क्रिएट अ कंपनी, ट्रू। यू आर रिस्पेक्टेड। हाँ। सेकेंडली यू विल गेट फंडिंग। ट्रू। तो True. अगर आपको आपके पास जेन्युइन आइडियाज हैं तो फंडिंग मिलेंगी। हम्म। थर्ड थिंग ये है कि यू हैव टू थिंक बिग, हाँ। यू कैन नॉट थिंक स्मॉल। हम्म। एंड थिंकिंग बिग मीन्स यू रेवोल्यूशनाइज अ कंप्लीट इंडस्ट्री। जैसे नेटफ्लिक्स ने हाँ। मीडिया कंजम्पशन को फंडामेंटली चेंज कर दिया। अब नेटफ्लिक्स वाले अगर ये सोचते कि मैं केबल के जो टेलीविजन लाइनअप है उनमें एक नया बंडल देता हूँ, देन इट्स जस्ट अ इंक्रीमेंटल थॉट प्रोसेस। तो आपको इंक्रीमेंटल नहीं, रेडिकल इनोवेशन करना होगा। इंक्रीमेंटल भी बुरा नहीं है, लेकिन कल के गूगल और एप्पल को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू बी अ रेडिकल थॉट थिंकर। एकदम लैटरली सोचना होगा कि लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट द वे थिंग्स आर डन और हाउ डू आई डू थिंग्स डिफरेंटली। करेक्ट। अब बात आती है एआई की। एआई एक्चुअली मेक्स इट पॉसिबल कि यू कैन रेडिकली रीथिंक a lot of different functions of an organization. Correct. या a complete industry. तो if you look at it in the context of an existing organization, आप ये मान के चलेंगे, सपोज आप कोई नई कंपनी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में एआई को यूज करके कैसे रीडिफाइन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू स्ट्रीम को समझना होगा कि इवेंचुअल आउटकम कंज्यूमर्स को या बिजनेसेस को क्या प्रोवाइड करती है कंपनी, और उस वैल्यू को प्रोवाइड करने में क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट। और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बीच में वाइट स्पेस कहाँ पे है। और अगर उस स्ट्रीम को मैप करके लोग ये समझें कि इस वैल्यू क्रिएशन में हम कहाँ एक्सेलरेशन कर सकते हैं एआई लेकर के, तो वो सेलेक्टिव टारगेटेड इंटरवेंशन ऑफ एआई जो है, ये करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने जैसे एआई वैल्यू आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाया है, राइट, जिनका यही काम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ लगा करके ऑर्गेनाइजेशन के किस फंक्शन को फंडामेंटली रीशेप किया जा सकता है। तो इस टाइप के काम को करने के लिए सबसे पहला चैलेंज जो आ जाता है वो है आप बिजनेस केस दिखाइए। करेक्ट भाई, आपके सीएफओ जो हैं उनके पास लिमिटेड बजट है, वो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं, वो आपको इतना ही देंगे, आप उसका रिटर्न दिखा के इनपुट क्या पड़ रहा है और आउटपुट आप क्या देने वाले हो। और अगर आपने बिजनेस केस नहीं दिखाया तो दैट मीन्स कि इट इज ओनली गोइंग टू गो सो फार। और उसके पीछे फंडामेंटल प्रॉब्लम आता है, लोग ऑटोमेशन का मतलब और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का मतलब समझते हैं कि दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसने 50 लोगों का काम जो है वो ऑटोमेटिकली कर दिया, यानी कि बहुत बढ़िया काम कर लिया। बट दैट इज नॉट व्हाट एआई कैन डू। एआई कैन डू थिंग्स वेयर 50 पीपल आर स्टिल नीडेड, बट द आउटकम्स आर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। तो आपकी कंपनी जो प्रोड्यूस करती थी उसको एक अलग लेवल पे प्रोड्यूस कर सकती है, बट वही 50 लोग अब अलग टाइप का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज हैंड इन हैंड है, identifying value creation and identifying the new roles of human beings as the governance layer on top of AI operations. Correct. तो ये जो गवर्नेंस लेयर जो है, जिसमें कि ह्यूमन इन द लूप वाली बात होती है, तो ये जो है इसी को रेडिकल इनोवेशन करना है इनसाइड इन द इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर कोई
नया फाउंडर नई चीज करना चाह रहा है आउटसाइड ऑफ दिस, तो वो तो फिर स्टार्ट ही यहीं से करेगा। हाँ, वो तो फिर फिनोमिनल कुछ हो सकता है कि, Correct. लेकिन एटलीस्ट टू बिगिन विथ हाँ। फॉर एन एवरेज पर्सन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ सालों से हैं, दे हम्म, हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट फंक्शन आर दे पर्सनली इन्वॉल्व इन, राइट। आर दे लीडिंग अ डिवीजन, आर दे पार्ट ऑफ अ डिवीजन, उनके डिवीजन में काम कैसे हो रहा है, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग, करेक्ट। एंड व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग, इंटरनल स्टेक होल्डर्स उनके कौन है, उनका डिवीजन दूसरे डिवीजन को क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, ट्रू। क्या उस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है और हम मीट नहीं कर पा रहे हैं डिमांड को, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए क्या एआई फंडामेंटली हमें एम्पावर कर रहा है जिससे कि हम नए लेवल का प्रोडक्शन कर पाए। तो यहाँ पर जो है एआई को सेलेक्टिवली यूज करना जो है वही रेडिकल इनोवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। एक एडवांटेज तुमको लगता है इंडिया के साथ है कि आज के डेट में बोलते हैं कि एआई माइंडसेट या उसके लिए जो ब्रेन चाहिए या जो टेक्निकल लोग चाहिए उनकी संख्या तो बहुत होगी इंडिया में। बिल्कुल, और वही जो मैंने कहा कि इंडिया में जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास यंग वर्कफोर्स वर्ल्ड में और कहीं ऐसा नहीं है जो इंडिया के पास है। ट्रू ट्रू। सेकेंडली इकोसिस्टम, जो मैंने पहले कहा, इकोसिस्टम अब बन चुका है, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, फंडिंग अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि वो यंग जो मैस है, आर दे ट्राइंग टू डू यस्टरडेज जॉब्स, कि भाई यूएस की कोई बड़ी कंपनी है वो हमारे पास काम लेकर के आए और उनके कैप्टिव में मैं काम कर लूं, या वो इस ख्याल से हैं कि नहीं, एआई को यूज करके हम लोग कुछ ऐसा करें जो पहले नहीं होता था। तो वो और वहीं पर जैसे कंपनी के लेवल पर लीडर्स एंड फॉलोअर्स जो हैं उनमें गैप बढ़ेगा, उसी तरह इंडिविजुअल्स में भी कौन लोग एआई को यूज करके अपने करियर को सुपरचार्ज करेंगे और कौन लोग बैठ करके एआई को क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई कल इतने जॉब्स अवेलेबल थे और अब तो जॉब्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो भी बहुत उभर के आएगा। करेक्ट। जो सुपरचार्जर्स हैं वो इतनी तेजी से आगे भागेंगे कि यंग 30s के एज में वो बड़े कंपनीज के सीईओ बन सकते हैं, और बहुत ऐसे भी होंगे जो लेट 30s तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक प्रमोशन और मिल जाए। तो वो डिफरेंस जो है वो पहले क्या था कि सब तरह के लोग चल जाते थे, सिस्टम्स में रहते थे, तो बीच में रहते थे कहीं। हाँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो डिफरेंस अब बहुत क्लियरली होगा कि कौन घोड़े के सवार बैठा है और कौन साइड में बैठा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। ब्रजेश जी, एक और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हम लोग चर्चाएं सुन रहे हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पहले से बहुत बेहतर हुई है, स्थिति अच्छी हुई है, और अब चूंकि आप इंडिया रेगुलर जाते हैं तो आपने इंडिया में भी एक चेंजेस देखा, प्रोफेशनली भी और पर्सनली, दोनों ही लेवल पे। तो क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है कि जो हम लोग के एरा में, हम लोग जब ने अपनी स्टडी शुरू की थी तो कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, तो क्या रिवर्स ब्रेन ड्रेन की कुछ संभावना बन रही है? यूएस के जो हमारे इंडियंस टेक्निकल नो हाउ है वो यहाँ से वापस भारत जाए, और वहाँ क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस भी हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, और वहाँ जाके कुछ जिन बातों को आप कह रहे हैं उसको क्रिएट करें, क्योंकि हमें डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है, हमें कॉपी नहीं चाहिए यूएस का, हमें इनोवेशन चाहिए, ओरिजिनल चाहिए कुछ। ये तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा कहना कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हाँ, लेकिन ब्रेन ड्रेन स्टॉल जरूर हो गया है। राइट। कि हमारे ज़माने में जो क्रीम ऑफ द कंट्री जो था टैलेंट के हिसाब से, वो लोग यूएस आते थे। राइट। और हमने देखा है कि लास्ट 20 इयर्स में दैट इज नॉट नो लॉन्गर द केस। इंडिया का जो टॉप टैलेंट है वो ज़रूरी नहीं कि यूएस अब आए। करेक्ट। और जो यूएस में जो टैलेंट है उनको अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको यहीं रहना है, वो आराम से अब इंडिया जा सकते हैं एंड दे विल फाइंड मीनिंगफुल वर्क इन इंडिया ऑल्सो। पहले वो चॉइसेस कम थे। अगर मेरे केस में जब मैंने जब टैलेंट का एक कंप्लीट वर्कफोर्स सेटअप किया था तो आई स्टिल रिमेम्बर 10 साल पहले बहुत लोग ऐसे थे जिनको कि यंगस्टर्स थे जिनको यूएस आना होता था, और कुछ लोग थे लेट 40s में जिनके पेरेंट्स अब
ज़्यादा जिनका एज हो रहा था उनको वापस इंडिया जाना होता था, होता सो था, दैट कि वो अपने पेरेंट्स के करीब जा सकें। साथ रह सकें। तो उस सेंस में एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हो सकता है कि काफ़ी हद तक इंडिया लौट रहे हैं और वो साइकिल चलता रहेगा। करेक्ट। लेकिन जो फंडामेंटल रीशेपिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है एंड ग्लोबल इकोनॉमी का जो डायरेक्शन है, ये जितनी तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है, आई वुड से उतनी ही तेजी से वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें भी अपहीवल हो रहा है। राइट। कहने का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो था उसको वी यूज टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो ग्लोबलाइजेशन जिस रूप में बढ़ रहा था, दैट शेप इज नो लॉन्गर गारंटीड, रिवर्स हो चुका है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो था दैट इज गोइंग टू मूव in a direction that is no longer the way it used to be in the past. अभी लोकलाइजेशन की बात लोग कर रहे हैं ज्यादा, हाँ, make bilateral, everything local. Exactly, and bilateral relationships Focused. are going to be more of the focus. Right. And in that sense, India is well placed क्योंकि Indian गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है इस मामले में, फोकसिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल, फोकसिंग ऑन developing the masses and making it possible for things to be made in India, right, and not necessarily through the manufacturing route. True. जो चाइना ने लिया था. Correct. Rather focusing on the knowledge work side. True. जिसपे हमें strong रहे भी हैं. तो वो जो हमारा हेरिटेज है उस पे फोकस करके इंडिया में, if the government continues to show the leadership where it invests in human capital innovation, I think India's future is the brightest, and that is where my optimism comes in. बस अच्छा लगता है कि आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और आपकी जो थॉट है कि ये है कि भारत को लेके इतनी अच्छी दिख रही है। मैं एक और चाहूँगा बात पूछना आपसे कि जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो यूएस के हों और पर्टिकुलरली हमारे देश के, उनको एक भटकाव भी है और इच्छाएं भी बहुत है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, एआई से डरने की कोई बात नहीं है। एआई आपका सबसे बड़ा साथी हो सकता है। राइट। आपको समझना है अपने साथी को, आपको समझना है कि उसकी क्षमताएं क्या हैं, और आपको अपनी क्षमताओं से उसको कंपेयर नहीं करना है। आपको ये समझना है कि कैसे आप अपने आप को जागरूक रखें, उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझें, नए रोल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, और जितना हो सके क्रिटिकल थिंकिंग करें, लैटरल थिंकिंग करें, और कैनवस को बड़ा करें। करेक्ट। जितना आप नैरो करते हैं उतना ज़्यादा आपको ट्रेडिशनल वेज में काम करने की आदत हो जाती है। जैसे ही आप ब्रॉडर थिंकिंग करते हैं उतने ही जल्दी आप में वो आपको दिखने लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी है। ट्रू। बट प्रैक्टिकल सेंस में मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअल हिंड्रेंस हैं। सोशल मीडिया का यूज़, ट्रू, डीप थिंकिंग नहीं करना, डीप स्टडी नहीं करना, ये आदतें जो हैं ये हमें सोशल मीडिया की वजह से नहीं बन पा रही हैं, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो इफ देयर इज वन थिंग दैट पीपल कैन डू is to limit the use of social media and other distractions, and go take a subject, go deep into it, understand all of it, and then you will get lots of ideas on what AI can do and what you can do using AI to make a brighter future for yourself. ब्रजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बात तो यूं ही लगता है कि करते रहें और जानते रहें। कुछ और चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है जो आप लगता है कि आप बताना चाहेंगे हमें और हमारे दर्शक को? मैं यही कहूँगा कि there are always changes that happen in just not just the technology landscape but political landscape. You know, in changes के बीच में people who have a positive outlook towards the future, who look at the glass as glass being half full, right, they are more likely to look for solutions. And if you look for solutions while you are aware of the gaps, then that creates a healthy personality,
And the foundation of that healthy personality comes from enriching yourself with good quality literature. और जब मैंने कहा कि सब्जेक्ट के डेप्थ में जाएं तो लिबरल आर्ट्स जिसको कि लोगों ने छोड़ दिया था, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, राइट, इकोनॉमिक्स, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी गहराई तक जाने से आप अपने आप को इतना एनरिच्ड पाएंगे कि जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, इनको आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे और उन नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपके पास पावरफुल टूल्स हैं। करेक्ट। सो दैट इज़ माय कोर मैसेज।